तो अब हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री जो है वो दो वर्ड से बना है। रूट वर्ड है कैलर एंड मेट्री। कैलर और मेट्री से कैलोरीमेट्री बना है। कैलर का मतलब हीट और मेट्री का मतलब मेजर। तो जो कैलोरीमेट्री वर्ड है, कैलोरीमेट्री जो है उसमें हम किससे डील करने वाले हैं? कैलोरीमेट्री चैप्टर में हम डील करने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं जब उन्हें हीट सप्लाई हम करते हैं। उन चेंजेस को हम मेजर करेंगे। वो चेंज हो सकता है किसी पैरामीटर में हो, जैसे टेम्परेचर। किसी ऑब्जेक्ट को हमने हीट सप्लाई करी तो हमें पता है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। कुछ केसेस में नहीं बढ़ता है, जब स्टेट चेंज हो रही होती है। वो सब इसमें ऐसी चीजें हम पढ़ेंगे। जैसे आइस को हीट सप्लाई करें अगर अपन, तो आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, स्टेट चेंज हो जाती है। वाटर को और हीट सप्लाई करें, वाटर गर्म होने लग जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। ऐसी सारी चीजें इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं, कैलोरीमेट्री। तो देखिए, हीट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हीट क्या होती है। व्हाट इज हीट? तो देखिए, हीट का हमें थोड़ा सेंस तो है कि यार हाँ, हीट क्या होती है, जनरल फील है, ठीक है ना। गर्मी लग रही है यार, बहुत हीटेड एनवायरनमेंट हो रहा है, बहुत हीटेड हो रहा है मामला, ठीक है ना। हीट का थोड़ा बहुत आइडिया तो हमें है जनरल सेंस में। अब हीट को जरा फॉर्मली पढ़ लेते हैं। देखो, हीट एक्चुअली में क्या है, ठीक है। सो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी दैट टेक्स प्लेस solely due to temperature difference is called heat flow or heat transfer, and the amount of energy transferred is called heat. अब देखिए, जो एनर्जी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण फ्लो होती है वो एनर्जी हीट एनर्जी कहलाती है। हीट एक एनर्जी है जो कि टेम्परेचर में डिफरेंस के कारण से फ्लो होती है। उस एनर्जी को हीट एनर्जी बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है इसे हीट फ्लो या हीट ट्रांसफर बोलते हैं। देखिए, समझते हैं इसको। मान लीजिए हमने दो ऑब्जेक्ट ले रखे हैं, 1 और 2, ठीक है ना। 1 का टेम्परेचर T1, T का टेम्परेचर T2। मान लीजिए 1 का टेम्परेचर 2 से ज्यादा है, ठीक है ना। 1 जो बॉडी है उसका टेम्परेचर सेकेंड बॉडी से ज्यादा है। अब हमने इनको कनेक्ट कर दिया मान लीजिए किसी तरीके से जिससे हीट फ्लो हो सकती है। तो देखिए, 1 से 2 में हीट फ्लो होगी। तो 1 से 2 में जो एनर्जी फ्लो हो रही है उसे हम हीट बोलते हैं। अब देखिए, इसमें जो एक बिल्कुल प्रिसाइज पॉइंट है उसको समझते हैं। देखिए, हीट जब एनर्जी रास्ते में होती है ना तब हीट कहलाती है। देखिए, 1 के पास कुछ एनर्जी थी उसके टेम्परेचर के कारण, 2 के पास कुछ एनर्जी थी उसके टेम्परेचर के कारण। 1 का टेम्परेचर ज्यादा है तो 1 अपनी कुछ एनर्जी 2 को देगा। जब वो एनर्जी 1 के पास है तब वो इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 कहलाएगी, और जब वो 2 में पहुंच जाएगी तो फिर वो इंटरनल एनर्जी ऑफ 2 कहलाएगी। जब वो रास्ते में थी, जब वो ट्रांसफर हो रही थी, तब वो हीट कहलाएगी, ठीक है ना। 2 के पास पहुंचते वो हीट नहीं होगी, वो 2 की इंटरनल एनर्जी हो जाएगी वो, ठीक है ना। तो ट्रांजिट में जो एनर्जी होती है वो हीट कहलाती है। जैसे सपोज कीजिए आपको एक नया मोबाइल खरीदना है और आपने ऑनलाइन मोबाइल ऑर्डर कर दिया, ठीक है ना। अब आपका मोबाइल जिस शॉप से आना है उस शॉप से डिस्पैच हो गया। अब जो उस मोबाइल को लेके आ रहा है वो उसको क्या बोलेगा? आपका कुरियर आया है। वो आपके घर पे देने आएगा तो बोलेगा आपका कुरियर आया है। तो जब वो शॉप से निकला तब वो कुरियर कहलाता है, वो डब्बा जिसके अंदर मोबाइल पड़ा है। अब आपने वो कुरियर ले लिया। अब आपने फ्रेंड्स को दिखाने, देख मेरा नया कुरियर, देख मेरा नया कुरियर, क्या क्या स्मार्ट फीचर्स हैं इसमें। ऐसे तो नहीं बोलते, हम तो बोलते हैं देख मेरा नया फोन। तो वो कुरियर नहीं रहा, वो कुरियर तो जब तक था जब तक आपके पास नहीं पहुंचा था। इसी तरीके से हीट रास्ते में जब एनर्जी होती है तब कहलाती है हीट ट्रांजिट में, ठीक है। चलिए भाई, हीट के बारे में और जानते हैं। हीट का यूनिट क्या है भाई? हीट का यूनिट जूल एंड कैलोरी, दोनों यूनिट से हम हीट को मेजर करते हैं, जूल एंड कैलोरी, ठीक है। नाउ एक कैलोरी में कितने जूल? 4.18 जूल। एक कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं, ठीक है। डायमेंशन क्या है हीट के? एनर्जी की जो डायमेंशन है ml² T-2, ठीक है। ये सब तो जो है जनरल बातें हो गई हीट के लिए। अब जो कैलोरी यूनिट है, हीट का यूनिट है कैलोरी। देखो, हीट को मेजर करते हैं कैलोरी में। हम नहीं बोलते यार इसका इतना कैलोरी कंज्यूम कर लिया हमने, इतनी कैलोरीज बर्न करी। वो हीट कंटेंट की जो बात होती है वो कैलोरीज में होती है, ठीक है ना। तो कैलोरी क्या होती है बेसिकली देखते हैं जरा। सो
कैलोरी इज डिफाइंड एज 1 calorie is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius at 1 atm pressure. तो ये तो इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गई भाई. 1 कैलोरी कितनी हीट को बोला गया? जितनी की 1 ग्राम वाटर को, रेफरेंस वाटर लिया है अभी, 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए लगे, और वो टेम्परेचर रेंज 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक लिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे. देखिए 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस का हमने टेम्परेचर बढ़ाया, तो कितना टेम्परेचर बढ़ा वो? 1 डिग्री सेल्सियस. तो बेसिकली 1 कैलोरी उतनी हीट होती है जिसको अगर हम 1 ग्राम ऑफ वाटर को दे दें तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा. जनरल सेंस में बात कर रहे हैं अभी हम ये, ठीक है ना. तो भाई यार ये इस डेफिनेशन में ये 1 डिग्री सेल्सियस ही क्यों नहीं लिख रहा कि टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, या 14.5 से 15.5 लेने की क्या जरूरत पड़ गई होगी? भाई ये तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है. तो यार ये 14.5 से 15.5 ये रेंज क्यों ली? सीधे सिंपल 1 डिग्री सेल्सियस क्यों नहीं लिख दिया कि 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा लो टेम्परेचर? तो यार ये 14.5 से 15.5 का क्या चक्कर है, क्यों स्पेसिफाई करें? देखिए वाटर जो है वो जब उसको हम हीट सप्लाई करते हैं ना, तो अलग अलग टेम्परेचर पे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए स्लाइटली डिफरेंट वैल्यूज आती हैं हीट रिक्वायर्ड की. मतलब मान लीजिए आप 14.5 से 15.5 तक इंक्रीज कर रहे हैं तो कुछ वैल्यू आएगी. मान लीजिए आप 25 से लेकर 26 डिग्री तक कर रहे हैं तो थोड़ी सी वैल्यू में डिफरेंस आ जाता है. पानी के कुछ पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं जिसके चक्कर में माइन्यूट से डिफरेंस आ जाते हैं. तो हमको तो लेकिन प्रिसाइज डेफिनेशन चाहिए. तो उस प्रिसीजन को लेने के लिए एक कन्वेंशन ले लिया, 14.5 से 15.5 की बात करेंगे क्योंकि अभी 1 कैलोरी को डिफाइन कर रहे हैं अभी अपन, ठीक है ना. इसके लिए ये टेम्परेचर रेंज सेलेक्ट करी. इसी तरह से प्रेशर को भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ले लिया. अलग अलग प्रेशर पे अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है. इसलिए इन पैरामीटर्स को फिक्स करने के लिए 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस एक रेंज ले ली है. 1 डिग्री सेल्सियस ही हम जनरली जो 1 कैलोरी है वो ही लेंगे 1 डिग्री सेल्सियस पानी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ठीक है ना. कोई सी भी रेंज में बनाए क्योंकि वेरिएशन बहुत स्मॉल होता है, ठीक है. चलिए भाई अब देखिए जब हम कैलोरीमेट्री चैप्टर पढ़ेंगे ना तो इसमें हमें एक और टर्म से एनकाउंटर होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम. देखिए हमने मैकेनिक्स पे इक्विलिब्रियम तो पढ़ा है, जब चीजें बैलेंस आउट हो जाती है, रोटेशन में पढ़ा है हमने, बैलेंस आउट हो जाती है चीजें. तो अरे थर्मल इक्विलिब्रियम में मतलब क्या चीज बैलेंस हो रही है, ठीक. तो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में कब कहलाती है वो देखते हैं जरा. तो 2 बॉडीज आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम व्हेन नो हीट फ्लोज बिटवीन देम. तो 2 बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में कब कहलाती हैं? जब उनके बीच में हीट फ्लो नहीं हो रही हो. उनमें हीट फ्लो होने की फैसिलिटी है, ऐसा नहीं कि आपने उसको एकदम इंसुलेट कर दिया और हीट फ्लो नहीं हो रही तो थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया. नहीं, आपने उनको मान लीजिए कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने के बाद भी हीट फ्लो नहीं हो रही है, ऑप्शन होने के बाद भी हीट फ्लो नहीं हो रही है, तो वो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाती हैं. तो 2 बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में है मतलब उनके बीच में कोई हीट फ्लो नहीं हो रही है. अब यार बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में कब आएंगी? बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में जरा हम इंट्यूटिवली सोचें, अगर हमने देखा था हीट फ्लो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हो रही है, तो हीट फ्लो कब नहीं होगी? जब बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो जाएगा. ऐसा हम इंट्यूटिवली सोच सकते हैं भाई, क्योंकि अभी हमें पता है कि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट फ्लो होती है, ठीक है ना. तो भाई बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर व्हेन देयर टेम्परेचर इज सेम. जब 2 बॉडीज का टेम्परेचर सेम होगा तो उनके बीच में हीट फ्लो नहीं होगी. ये हमने इंट्यूशन से सोच लिया क्योंकि हमने पहले देखा था कि यार हीट फ्लो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण से आती है, ठीक है. अब इसी थर्मल इक्विलिब्रियम पे एक थर्मोडायनेमिक्स का लॉ बेस्ड है, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, 4 लॉ है थर्मोडायनेमिक्स के, 0 से गिनती स्टार्ट है, 0 1 2 3. बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. पहले देखते हैं 0th लॉ कहता क्या है भाई. 0th लॉ बोलता है इफ बॉडीज A and B आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर एंड बॉडीज B and C आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, देन बॉडीज A and C मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर. अरे भाई ये क्या बात है,
ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब ए और बी का टेम्परेचर बराबर है। फिर ए और बी में से जो एक बॉडी थी बी, वो सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब बी और सी का टेम्परेचर बराबर है। तो यार ऑब्वियस सी बात है, ये तो ए और बी का टेम्परेचर बराबर है, बी और सी का टेम्परेचर बराबर है, और बी एक ही बॉडी है, तो ए और सी का टेम्परेचर भी बराबर होगा। इफ ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी देन ए इक्वल टू सी, सीधी सी बात है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई यार, ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, सी भी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो ए और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, तो उनका टेम्परेचर भी सेम होगा। ये इतनी बेसिक सी बात जो है, सिंपल सी बात है, इसके लिए लॉ बन गया पूरा, वो भी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। पता है जीरोथ लॉ जो है ना, वो फर्स्ट लॉ के बाद आया था, जो ये लॉ पता पड़ा था। ये इतना बेसिक फंडामेंटल लॉ है कि भाई इसको लोगों ने फर्स्ट लॉ के ऊपर प्रेफरेंस दी कि यार ये तो फर्स्ट लॉ से भी ज्यादा फंडामेंटल आ गया थर्मोडायनामिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसको जीरोथ लॉ बोला गया। यार फिर इसमें ऐसी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसको फर्स्ट लॉ के भी ऊपर, क्योंकि उससे भी फंडामेंटल है, इसमें ऐसी क्या बात है? सिंपल सी बात तो दिख रही है इसमें। देखिए, अगर हम ऐसे सोच के देखें, दो बॉडीज हैं, मान लीजिए हमें कुछ नहीं पता कि हीट फ्लो क्यों हो रही है। जब ये लॉ पता पड़ा होगा एक्सपेरिमेंटली, उससे पहले तो पता नहीं था हीट फ्लो क्यों हो रही है, हमें नहीं पता मान लीजिए हीट फ्लो क्यों हो रही है। भाई दो बॉडीज के बीच में हीट फ्लो कब नहीं होगी? जरा सोचिए, जब उनका मास सेम हो जाएगा, वॉल्यूम सेम हो जाएगी, डेंसिटी सेम हो जाएगी, ऐसा क्या पैरामीटर है जिससे हीट फ्लो डिसाइड हो रही है कि हीट फ्लो होगी कि नहीं होगी? ये पता करना है हमको। तो ये फंडामेंटल चीज क्या है जो डिसाइड कर रही है हीट फ्लो होगी कि नहीं होगी? तो मान लीजिए दो बॉडीज ले ली हमने, ए और बी, ठीक है ना। इनको हमने मान लीजिए कनेक्ट कर लिया, इनकी हमने सारी प्रॉपर्टीज लिख रखी हैं, ए की सारी प्रॉपर्टीज लिख रखी हैं, डेंसिटी, मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी, जो भी प्रॉपर्टीज होती है सब लिख रखी है, बी की भी सारी प्रॉपर्टीज लिख रखी है। ए और बी को हमने कनेक्ट करा और हमको पता है क्या मिला कि इनके बीच में कोई हीट फ्लो नहीं हो रहा। ए और बी के बीच में कोई हीट फ्लो नहीं हो रहा। तो हमने अब इनकी प्रॉपर्टीज चेक करना स्टार्ट करा। जीरोथ लॉ की बात हो रही है, देखो ये जीरोथ लॉ की क्या इंपॉर्टेंस है। तो भाई इनकी मान लीजिए हमारे पास में 3-4 प्रॉपर्टीज ऐसी आई जो कि सेम आ गई, ए और बी की। मान लीजिए कोई सी 3-4 प्रॉपर्टीज सेम आई, ठीक है। उसमें से एक प्रॉपर्टी टेम्परेचर, ए का टेम्परेचर टी है, बी का टेम्परेचर टी बी, हीट फ्लो नहीं होने पर एक प्रॉपर्टी उन 4-5 में से सेम आई, टेम्परेचर टी इक्वल टू टी बी, ठीक है। चलो भाई ये बात हो गई कि हीट फ्लो नहीं हो रही, तो इनकी प्रॉपर्टीज कुछ कुछ सेम है, हो सकता है इनकी कुछ प्रॉपर्टीज सेम, उसमें से टेम्परेचर एक प्रॉपर्टी आई, ठीक है ना। फिर हमने दो बॉडीज ली, एक अलग बॉडी लेकर अब हमने बी और सी दो बॉडीज ली, ठीक है ना। ए और बी में तो देख लिया इनमें हीट फ्लो नहीं हो रही थी, तो इनका जो एक पैरामीटर था टेम्परेचर वो सेम आ रहा था, और 3-4 भी आ रहे होंगे लेकिन टेम्परेचर तो सेम आ रहा था। अब हमने बी और सी को कनेक्ट करा, उनके बीच में भी हमने देखा हीट फ्लो नहीं हो रही है। फिर बी और सी के पैरामीटर्स नापे, इनके भी कुछ कुछ पैरामीटर सामने हैं, लेकिन इनमें भी हमें टेम्परेचर सेम मिला। बी और सी में भी हीट फ्लो नहीं हो रही थी, तो इनका भी टेम्परेचर सेम मिला। ये जीरोथ लॉ के जो एक्सपेरिमेंटेशन है उसकी बात कर रहे हैं अपन। देखिए ए और बी में हीट फ्लो नहीं हो रही थी, तो उनका एक प्रॉपर्टी टेम्परेचर सेम मिली। बी और सी में हीट फ्लो नहीं हो रही थी, तो उनका भी टेम्परेचर सेम आया। ऐसे हम और सेट ऑफ बॉडीज लेते जाएंगे। तो इसमें जो चीज निकल के है वो ये आए कि कोई सी भी प्रॉपर्टी सेम हो नहीं हो, लेकिन टेम्परेचर तो हमेशा सेम था उन दो बॉडीज के बीच में जिनके बीच में हीट फ्लो नहीं हो रही थी। मतलब हीट फ्लो जब जब भी नहीं हो रही थी तब तक टेम्परेचर सेम निकला। तो देखिए कितनी गजब की फाइंडिंग आई यार। ये टेम्परेचर ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे हमें ये आइडिया मिल पा रहा है यार बॉडी में हीट का लेन देन होगा नहीं होगा, वो टेम्परेचर प्रॉपर्टी डिसाइड कर रही है। देखिए प्रॉपर्टी सामने आई, कितनी फंडामेंटल बात है कि एक प्रॉपर्टी गवर्न कर रही, हीट फ्लो होगा नहीं होगा उसका पता पड़ा। तो इसलिए जीरोथ लॉ का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना। देखिए थर्मामीटर भी ऐसे ही तो काम करता है। हमें फीवर नापना होता है, अपना टेम्परेचर नापना होता है, थर्मामीटर लगा लेते हैं। थर्मामीटर थोड़ी देर रुकते हैं, हीट एक्सचेंज हो रहा होता है। हीट एक्सचेंज कब बंद हो जाता है, हीट ट्रांसफर कब बंद हो जाता है? जब टेम्परेचर सेम हो जाता है। मतलब अब हम दावे के साथ कह सकते हैं
कि भाई हीट फ्लो अगर नहीं हो रही है तो टेम्परेचर सेम है, तो एक प्रॉपर्टी मिल गई। इसलिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के पहले रखा गया है। ये एकदम फंडामेंटल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है टेम्परेचर की, ठीक है, इसलिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो इस केस में अगर हम देखें, ए और बी को कनेक्ट करा था, उनका टेम्परेचर सेम आया, हीट फ्लो नहीं हो रही थी। बी और सी को कनेक्ट करा, उनका टेम्परेचर सेम आया, हीट फ्लो नहीं हो रही है। तो पता है जब हम ए और सी को कनेक्ट कर देंगे और उनमें भी हीट फ्लो नहीं होगी तो हमें ए का और सी का टेम्परेचर सेम मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने, इफ टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर देन देयर टेम्परेचर इज सेम। दो बॉडीज जिनका टेम्परेचर सेम है उनके बीच में हीट फ्लो नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो हमने थर्मल इक्विलिब्रियम समझा। अब हम देखते हैं कि बॉडीज को हीट सप्लाई जब हम करते हैं तो उनमें क्या चेंजेस आते हैं, हमें कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ती है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ये सारी चीजें हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हम एक सब्सटेंस ले लेते हैं एम मास का, ठीक है, इसको हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है, इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। इसका टेम्परेचर मान लीजिए हमने बढ़ाया डेल्टा T1, हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, देखो अभी डेल्टा T1 हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, डेल्टा T मतलब चेंज, इतना टेम्परेचर इसका चेंज करा, इंक्रीज ही करा, हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब यही सेम सब्सटेंस, ये वाला सब्सटेंस है बिल्कुल सेम, उतने ही मास का एक और बीकर में लेते हैं हम, ठीक है, उसको हम थोड़ी ज्यादा हीट सप्लाई करते हैं, ज्यादा देर तक हीट सप्लाई करते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में हीट सप्लाई करते हैं उसको, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, मान लीजिए डेल्टा T2। डेल्टा T2 से उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है जो कि फर्स्ट केस से ज्यादा है। तो बताइए टेम्परेचर चेंज जितना ज्यादा होगा क्या उतनी ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी? ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल। मान लीजिए फर्स्ट केस में हमने 10 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाया, सेकेंड केस में हमने 20 डिग्री से बढ़ाया, तो किस केस में ज्यादा हीट लगेगी? ऑब्वियस सी बात है, सेम सब्सटेंस है, सेम मास है, तो जिसमें ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाया, बिल्कुल ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली हम फाइंड आउट करते हैं कि जितनी ज्यादा टेम्परेचर हम चेंज करते हैं उतनी ही ज्यादा हीट रिक्वायर होती है। डेल्टा क्यू से हीट रिक्वायर्ड को, हीट सप्लाइड को अपन डिनोट कर रहे हैं डेल्टा क्यू से। इट्स लाइक चेंज इन हीट सॉर्ट ऑफ, कि कितनी आपने एक्स्ट्रा हीट दी, ठीक है, वो डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल आ जाती है एक्सपेरिमेंटली। मतलब 10 डिग्री में अगर मान लीजिए 100 जूल लगती है तो सेम मास ऑफ सेम सब्सटेंस को 20 डिग्री से बढ़ाने में 200 जूल लगेगी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा टी के, ठीक है। चलिए भाई, लॉजिकल भी बात है, ठीक है। चलिए एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए बीकर लिया, अब उसमें सब्सटेंस है M1 मास का, ठीक है, उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं और इसका टेम्परेचर बढ़ाया इस हीट ने डेल्टा टी से, ठीक है। अब हमने सेम सब्सटेंस लिया पर उसका मास थोड़ा सा ज्यादा ले लिया, ज्यादा मास ले लिया, उसका हीट सप्लाई करी, उसका टेम्परेचर भी डेल्टा टी से बढ़ गया। और ज्यादा मास लिया, ठीक है, M3 मास ले लिया, उसको हीट सप्लाई करी, उसका टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ गया। तीनों में सेम टेम्परेचर बढ़ा लेकिन तीनों की क्वांटिटी अलग अलग है। मान लीजिए फर्स्ट केस में हमने वाटर लिया है, सपोज कीजिए 1 लीटर वाटर लिया है, सेकेंड केस में 2 लीटर लिया है, थर्ड केस में 3 लीटर लिया है, सबको 10 डिग्री से बढ़ाया है। बताइए किस पानी को गर्म करने में ज्यादा हीट लगेगी, किस केस में हीट रिक्वायर्ड ज्यादा होगी? ऑब्वियस ही बात है भाई, जितना ज्यादा मास होगा, सेम सब्सटेंस की बात कर रहे हैं और सेम टेम्परेचर इंक्रीज की, तो जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा हीट रिक्वायर होगी। तो हम एक्सपेरिमेंटली इसमें फाइंड आउट करते हैं कि मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो 3 टाइम्स मास को हीट करने के लिए 3 टाइम्स हीट सप्लाई करनी पड़ेगी सेम टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। ऑब्वियस ही बात है, तो ठीक है। तो देखिए इन दोनों एक्सपेरिमेंट से हमने क्या पाया, डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी एंड डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल टू एम। अब कंबाइन कर लेते हैं भाई, तो डेल्टा क्यू जो है एम और डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल हो गई, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, तो वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने लगाया एस। अब ये एस क्या है भाई? एस है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो देखिए डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। एम मास ऑफ सब्सटेंस, एस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर हमें किसी एम मास की बॉडी का टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ाना है और उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस है, तो हमें उसे
ms डेल्टा टी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ms डेल्टा टी, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ms डेल्टा टी। तो चलिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, ये क्या चीज है, ये नया टर्म आया है, जानते हैं इसके बारे में। तो चलिए अब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ms डेल्टा टी, ये हमने पढ़ा था अभी, ठीक है ना। तो S को हम एक साइड लेके आए हैं, तो ये क्या होगा, डेल्टा क्यू बाय m डेल्टा टी। तो देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन कैसे होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज हीट रिक्वायर्ड टू रेज अ यूनिट टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस। तो देखिए यूनिट मास की मतलब 1 मास की, मान लीजिए जो यूनिट हम जिसमें भी ले रहे हैं उसका टेम्परेचर अगर हम यूनिट से बढ़ाएं 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन जो भी हमने यूनिट ले रखा है, तो जो डेल्टा क्यू आएगी वो एस के बराबर हो जाएगी, ठीक है। जैसे डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम का जो मास है वही डेंसिटी होती है। उसी तरह से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज कि यार एक सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है कि उस सब्सटेंस के यूनिट मास को यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, वो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। सब्सटेंस टू सब्सटेंस वेरी करती है वो, ठीक है। चलिए तो भाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डेल्टा क्यू बाय m डेल्टा टी, ठीक है ना। तो भाई इसका एसआई यूनिट क्या होगा, जूल पर केजी केल्विन, पर केजी पर केल्विन, ठीक है ना, जूल पर केजी पर केल्विन। अब सीजीएस यूनिट देखें, डेल्टा क्यू हीट कैलोरी, सीजीएस मतलब कैलोरी, ठीक है ना, कैलोरी में नापते हैं हीट को सीजीएस में, ग्राम डिग्री सेल्सियस, इसमें इसका जो है सीजीएस यूनिट आ जाता है, ठीक है भाई। चलिए यूनिट भी समझ में आ गए भाई, कितनी कैलोरी चाहिए पर ग्राम टू रेज द टेम्परेचर बाय पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, या फिर कितने जूल फॉर 1 केजी पर केल्विन, ठीक है। चलिए एक सब्सटेंस की देखते हैं जो बहुत काम में आने वाली है, वाटर की। वाटर की स्पेसिफिक हीट देखें जरा कितनी होती है। वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। देखिए वाटर की जो है 1 कैलोरी डिफाइन ही ऐसे करी थी हमने, ठीक है ना। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है। इसको 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन भी लिख सकते हैं, ठीक है भाई। ये 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस और 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, ये पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन में सेम कैसे आ रही है भाई। मतलब अगर हम किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएं या 1 केल्विन बढ़ाएं तो बात एक ही है क्या, पर 1 डिग्री सेल्सियस तो केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो 273 ऐड करके करते हैं भाई। ये क्या चक्कर हो रहा है भाई, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, तो यार तो 273 केल्विन हो गया। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना मतलब 274 केल्विन बढ़ाना हो गया क्या। 1 डिग्री सेल्सियस का मतलब तो 1 प्लस 273 274 केल्विन। 1 डिग्री सेल्सियस मतलब देखिए 1 डिग्री सेल्सियस होता है 274 केल्विन, तो यहां 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाया मतलब 274 केल्विन से बढ़ाया है क्या, नहीं, ये 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज है। देखिए 1 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस हमने बढ़ाया, तो देखिए 1 डिग्री सेल्सियस मतलब 274 केल्विन, 2 डिग्री सेल्सियस मतलब 275 केल्विन। देखिए इनका चेंज लीजिए, इसमें डेल्टा चेंज लिए 2 और 1 माइनस करेंगे तो 1 डेल्टा टी की बात हो रही है, कितना टेम्परेचर चेंज करा। तो देखिए 1 डिग्री सेल्सियस का जो चेंज है वो 1 केल्विन चेंज के बराबर ही होता है भाई। 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज की बात हो रही है और 1 केल्विन का चेंज एक ही बात है। 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाओ या 1 केल्विन से बात एक ही है। वो 273 तो प्लस जो करते हैं वो एक वैल्यू के लिए करते हैं, जब चेंज करेंगे तो 273 का जो फैक्टर है वो तो माइनस हो ही जाएगा। अरे भाई जैसे हम 10 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो हम 10 डिग्री सेल्सियस को कैसे लिख सकते हैं भाई, केल्विन में 10 प्लस 273, और अगर हम 11 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ा दें उसका मान लीजिए, तो ये टेम्परेचर कितना हो जाएगा भाई, देखें जरा 11, ठीक है, प्लस होगा तो 273 केल्विन में ही चेंज लेंगे तो देखिए 273 का फैक्टर तो कट ही जाएगा। तो 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज 1 केल्विन चेंज के बराबर है। और यहाँ पे चेंज की बात कर रहे हैं, देखिए डेल्टा टी की बात कर रहे हैं, समझ में आई बात सबको, ठीक है। तो 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ाना मतलब 1 केल्विन का टेम्परेचर बढ़ाना, ठीक है। चलिए अब इसकी वैल्यू जूल पर केजी पर केल्विन में देख लें भाई। 1 कैलोरी
4.2 जूल भी ले लेते हैं अपन अप्रोक्सीमेटली, 4.18 होता है पर 4.2 भी ले लेते हैं कई जगह। ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर देंगे, 10⁻³ उचक के ऊपर आएगा तो 4.2 इंटू 10³ 4200 जूल पर केजी केल्विन, वाटर की स्पेसिफिक हीट। इसका मतलब क्या है, देखिए 1 ग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए पानी को 1 कैलोरी हीट चाहिए। पानी के 1 ग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी चाहिए। पानी के 1 केजी को 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए 4200 जूल चाहिए। ये हमें स्पेसिफिक हीट बताता है, ठीक है। ये सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है, ये वाटर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। टेम्परेचर वगैरह के साथ वेरिएशन अपन नेग्लेक्ट करते हैं, पर ये जो है वाटर की प्रॉपर्टी है। पर यार ये फॉर्मूले में देखें अपन, डिनोमिनेटर तो मास आ रहा है, इसका मतलब ज्यादा मास ले लिया पानी का तो पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम हो जाएगी क्या? ज्यादा मास ले लिया, यहां फॉर्मूले से तो ऐसा लग रहा है कि 1 केजी पानी या 5 किलो पानी, 5 किलो पानी की स्पेसिफिक हीट कम हो जाएगी क्या? सोचने वाली बात है। तो ये क्या चक्कर हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ तो हम बोल रहे हैं भाई ये सब्सटेंस की प्रॉपर्टी, 1 किलो पानी लो या 5 किलो पानी लो स्पेसिफिक हीट सेम ही रहेगी, जबकि यहां फॉर्मूले से तो ऐसा दिख रहा है। अच्छा, इसको समझते हैं जरा क्या हो रहा है ये। देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, बचपन में पढ़ा है फॉर्मूला है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो बताइए डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम दिख रही यहां से, है ना। तो 1 लीटर पानी, वॉल्यूम अगर 1 लीटर पानी लें और 5 लीटर पानी, बताइए किसकी वॉल्यूम ज्यादा, 1 लीटर पानी की वॉल्यूम डेंसिटी ज्यादा कि 5 लीटर पानी की डेंसिटी ज्यादा? डेंसिटी की बात कर रहे हैं, 1 लीटर की ज्यादा कि 5 लीटर की ज्यादा? देखने में ऐसा बोलेंगे कि 1 लीटर की ज्यादा हो गई, डिनोमिनेटर में आ रहा है वॉल्यूम, 1 लीटर पानी की डेंसिटी ज्यादा हो गई 5 लीटर पानी से। सेम होती है। अरे भाई 1 लीटर पानी का मास कम होगा, 5 लीटर पानी का मास ज्यादा होगा। 1 लीटर पानी का मास 1 केजी, 5 लीटर पानी का मास 5 केजी, तो रेशियो तो सेम ही आएगा। वॉल्यूम से मास डिपेंड कर रहा है वाटर का, उसकी डेंसिटी कांस्टेंट है। ऐसे वॉल्यूम ज्यादा करने से पानी की डेंसिटी कम नहीं हो जाती है, उसका मास ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है मास और वॉल्यूम के। इसी तरह से स्पेसिफिक हीट भी बॉडी की प्रॉपर्टी है, जैसे डेंसिटी है, तो यह मास ज्यादा ले लिया पानी का तो डेल्टा क्यू ज्यादा चाहिए होगी, डेल्टा टी सेम के लिए पर डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए ज्यादा मास को ज्यादा डेल्टा क्यू चाहिए। लेकिन स्पेसिफिक हीट तो बॉडी की प्रॉपर्टी है, ठीक है। समझ में आई बात है। चलिए, कंफ्यूजन आया था कई बार, अब नहीं आएगा ये कंफ्यूजन, ठीक है। बॉडी की प्रॉपर्टी स्पेसिफिक हीट। चलिए भाई, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। अब देखते कैसे सवाल बनते हैं भाई, बिल्कुल बेसिक प्रैक्टिस कर लेते हैं सबसे पहले। फाइंड हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 50 ग्राम ऑफ वाटर बाय 6 डिग्री सेल्सियस। कितनी हीट रिक्वायर है 50 ग्राम पानी का टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए, ठीक है। क्या फॉर्मूला पढ़ा है हमने, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। वैल्यू डाल देते हैं, डेल्टा क्यू को कैलोरी में निकाल लेंगे। एम की वैल्यू 50 ग्राम, एस की वैल्यू 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी 6 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया टेम्परेचर, ठीक है। अब देखिए ये यूनिट्स की अगर बात करें तो डेल्टा, ये डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस, ग्राम से ग्राम कटेगा, कैलोरी बचेगा। 50 इंटू 6 इंटू 1 300 कैलोरीज। तो हमें 300 कैलोरीज चाहिए 50 ग्राम को 6 डिग्री से बढ़ाने के लिए। भाई सिंपल सी बात है, यूनिटरी मेथड की तरह से काम कर रहा है भाई ये तो। 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो 50 ग्राम को 6 डिग्री से बढ़ाने के लिए 50 इंटू 6 इंटू 1 ही तो चाहिए होगी। जब 1 ग्राम को 1 कैलोरी चाहिए होती है 1 डिग्री के लिए, तो 50 ग्राम को 1 डिग्री के लिए 50 कैलोरीज, और 6 डिग्री सेल्सियस के लिए 50 इंटू 6 300 कैलोरीज, ठीक है। सिंपल सा है एम एस डेल्टा टी, ठीक। चलिए, अब एक और टर्म आता है हीट कैपेसिटी। कई बार क्वेश्चंस में हीट कैपेसिटी आ जाता है। अभी तो हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ा, जो सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है मास के इंडिपेंडेंट। लेकिन कई बार मास नहीं देकर डायरेक्ट हीट कैपेसिटी दे देते हैं। कैसे डिफाइन होती है हीट कैपेसिटी? कैपिटल सी से डिनोट करेंगे हम, मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हीट कैपेसिटी डिफाइन करा जाता है, एम इंटू एस, ठीक है। तो डेल्टा क्यू हो जाएगा सी इंटू डेल्टा टी, ठीक है। एम एस डेल्टा टी, एम एस के बदले सी रख दिया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू मास इज हीट कैपेसिटी, ठीक है। एक और जो है क्वांटिटी डिफाइन कर रखी है, मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए, ठीक है।
इसी तरह से एक और हीट कैपेसिटी होती है मोलर हीट कैपेसिटी। मोल पढ़ा है ना हमने, मोल, तो पर मोल कितनी हीट कैपेसिटी है वो मोलर हीट कैपेसिटी होती है। कैसे डिफाइन होती है भाई, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यूनिट टेम्परेचर बढ़ाना है 1 मोल का, जितनी हीट होगी वो मोलर हीट कैपेसिटी होती है। ठीक है, ये दो टर्म्स भी कई बार हमसे काम में लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए भाई बहुत अच्छी बात। अब कुछ अच्छे एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते देखो इस, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। क्या क्वेश्चन है भाई, अ गीजर ऑफ पावर 2.09 किलोवाट, ये किलोवाट है ना, हैज कैपेसिटी ऑफ 5 kg वाटर। तो जब हम गीजर यूज करते हैं ना पानी गर्म करने के लिए, तो एक गीजर दे रखा है 2.09 किलोवाट का, मतलब ये 2.09 किलोवाट इसकी पावर दे रखी है। ठीक है ना, इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है ये। ठीक है, जस्ट आफ्टर स्टार्टिंग इट फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो भाई ये गीजर जो है 5 kg वाटर भरा हुआ है, उसको हमने ऑन कर दिया, स्पेसिफिक वाटर की गिवन है। ठीक है ना, तो हमको इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर बनाना है। देखिए जैसे ही हम गीजर ऑन करते हैं उसके अंदर का पानी गर्म होने लग जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है, पानी का टेम्परेचर बढ़ता है ना पानी का। तो भाई इतना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने वाला जो गीजर है वो 5 kg पानी का टेम्परेचर किस रेट से बढ़ाएगा स्टार्ट करते ही, वो हमसे पूछ रहा है। बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए अब देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। ठीक है, अब देखिए पावर चाहिए, ये तो हीट गिवन है, ये गीजर जो है इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है। अब देखिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कितनी हीट में कन्वर्ट कर रहा है वो हमको गिवन नहीं है, तो हम इसमें अजम्पशन ले लेते हैं कि सारी इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम कर रहा है उसको सारी हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब इस पावर से जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है गीजर, उसी को तो हीट में कन्वर्ट कर रहा है, पूरी की पूरी कन्वर्ट कर रहा है, हम ये मान लेंगे क्योंकि हमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन नहीं। तो देखिए गीजर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है और हीट जनरेट करता है जिससे पानी गर्म होता है। ठीक है, अब पावर क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो यहां पर इस फॉर्मूले में पर यूनिट टाइम ले आते हैं जिससे तो पावर आएगी। ठीक है ना, अच्छा ये इंस्टेंट की बात कर रहा है भाई, अभी एकदम छोटे टाइम के लिए कि स्टार्ट करते ही क्या रेट है, इंस्टेंटेनियस रेट की बात कर रहा है। तो ठीक है भाई हम डीक्यू में काम कर लेंगे, डीक्यू बाय डी इज इक्वल टू एम एस डी बाय छोटा चेंज। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है जो हमें निकालनी है। ठीक है ना, ये पावर हो गई, वैल्यू पुट कर देंगे बस। अब पावर किलोवाट, इसको वाट में कन्वर्ट कर लेते हैं एसआई यूनिट में, 2090 इज इक्वल टू एम 5 इंटू स्पेसिफिक हीट 4180, सब एसआई यूनिट में चल रहा है, इंटू dt बाय dt रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। देखिए अब ये इससे कटेगा 2 से, क्या डेटा गिवन है, वाह, तो ये 10 आ गया, ये नीचे जाएगा, तो dt बाय dt इज इक्वल टू 1/10 दैट इज 0.1। रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर dt का यूनिट केल्विन पर सेकेंड। तो ये स्टार्ट करते ही पानी का टेम्परेचर 0.1 केल्विन पर सेकेंड से बढ़ाएगा, ये गीजर स्टार्ट करते ही। ठीक है ना, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये सारा डेटा जिसकी मदद से अपन ने ये वैल्यू निकाली 0.1 केल्विन पर सेकेंड से। ठीक है, समझ में आई बात। अब कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमें और एक्चुअल डेटा दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये गीजर 80% एफिशिएंट है, मान लीजिए हमें दे दिया ये गीजर जो है 80% एफिशिएंट है, मतलब कि जितनी पावर ये बिजली कंज्यूम कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, उसका 80% ये हीट में कन्वर्ट कर पा रहा है। तब हमसे ये पूछा जाता है रेट ऑफ चेंज। तो हम भाई ये जो पावर है dq बाय dt, ये इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम हो रही है इसको 80% से मल्टीप्लाई कर देते बस, और नया आंसर आ जाता, 0.08 आ जाता आंसर था। ठीक है, तो ऐसे सवाल में जिसमें हमें एफिशिएंसी दे देते हैं, मतलब सीधी सी बात है वो इतनी इलेक्ट्रिसिटी का, जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है उसका 80% ही वो हीट में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, बस हो जाएगा काम उससे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे और वीडियोस के लिए डाउनलोड करें ई सरल ऐप।